मेरा नाम हरिदत्त जोशी है। मनोकामना पूरी हो गई, लेकिन दिक्कत हुई पानी के लिए। चूल्हा जला के मैं अंदर का काम करता हूँ। मैं चाय पी रही हूँ, पर पानी भरने जा रहे हैं। निमंत्रण आए हैं, नीचे से पानी ला रहे हैं एक एक जार। आए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे एक गांव है जिसे बजानी कहते हैं। आज हम यहाँ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। बजानी गांव के ठीक ऊपर पोखरी धुरा में श्री हरिदत्त जोशी जी ने भागवत महापुराण का आयोजन किया है। तो आज हम भागवत महापुराण में जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बजानी गांव है और इसके ऊपर ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके टॉप में श्री हरिदत्त जोशी जी का मकान है और यहाँ पर इन्होंने भागवत महापुराण का आयोजन किया है। इस भागवत महापुराण में इन लोगों ने हमें भी निमंत्रण दिया है, तो हम आज भागवत महापुराण में जा रहे हैं। हरिदत्त जोशी जी का मकान न तो बजानी गांव में है और न ही बलवाकोट या पोखरी गांव में है, बल्कि इनका मकान बलवाकोट और कालिका के बीच में ऊपर, ये शिखर कहते हैं इस पहाड़ को, इस पहाड़ के टॉप से थोड़ा सा नीचे पर स्थित है। और इन्होंने ऐसी दुर्गम जगह पर भागवत महापुराण का आयोजन किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज हमारे गांव से कई श्रद्धालु भागवत महापुराण में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, तो आपको भी वहाँ पर हम लेके चलते हैं। तो आइए दोस्तों, यात्रा की शुरुआत करते हैं। बजानी तक का सफ़र हम लोगों ने गाड़ी से तय किया, लेकिन उसके बाद का सफ़र काफ़ी कठिन था क्योंकि रास्ता भी ख़राब था और बहुत खड़ी चढ़ाई थी। आप लोग यहाँ पे रास्ता देख पा रहे हैं। सबसे पहले पापा चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ता आप देख रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक है। न तो कोई खड़ंजा है और न ही कोई सीसी मार्ग है। बजानी के टॉप से दाड़िमपाटा और लिड़वा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत सुनसान जंगल हैं और उन जंगलों के बीच से रास्ता बहुत ख़राब है और वहाँ से हम जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो लिड़वा है और उसके नीचे दाड़िमपाटा गांव है। बहुत ही खतरनाक पथरीली चट्टानें हैं। इन पथरीली चट्टानों के बीच से रास्ता बनाकर जाना है और रास्ता ख़राब होने के कारण गिरने का भी डर लगा रहता है। इसीलिए सभी लोग लाठियां पकड़कर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ठीक सामने जो बर्फीली पहाड़ी दिख रही है वो नाला लेक की पहाड़ी है और यहाँ पर एक शिव मंदिर स्थित है। और नीचे की ओर आप लोग देख रहे हैं, ये कालिका है। कालिका बहुत दूर से खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये जो गांव आपको दिखाई दे रहा है ये बजानी गांव है और हम ठीक बजानी के ऊपर पहुंचे हैं और धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जहां पर अभी खड़े हैं यहाँ से चीड़ के जंगल प्रारंभ हो गए हैं। कुछ समय तक हम चीड़ के जंगलों से होते हुए आगे बढ़ेंगे और सामने जो आप नुकीली पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ नेपाल की हैं। यहाँ पर मैं उंगली लगाकर खुमती गांव को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कालिका के बाद एक दूसरी ग्राम सभा खुमती आती है। दोस्तों, लगातार 2 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के पश्चात हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख पा रहे हैं कि चीड़ के जो जंगल थे वो नीचे रह गए हैं और हम चीड़ के जंगलों से आगे निकल चुके हैं। इसके बाद अब हमारे रास्ते में कोई भी पेड़ पौधे बहुत कम मिलेंगे और यहाँ पर केवल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। इन झाड़ियों के बीच से हमें आगे बढ़ना है। अब हम पैदल चलते चलते छारछुम के ठीक ऊपर पहुँचे हैं। नीचे आप देख रहे हैं काली नदी के पार नेपाल के खेतों का नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये जितनी भी पहाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं वो सब नेपाल की पहाड़ियाँ हैं और काली नदी से हमारी तरफ जो बस्ती दिखाई दे रही है वो छारछुम है। मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये छारछुम गांव है। इसी गांव के पास से भारत और नेपाल के बीच एक मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीड़ के बहुत अच्छे जंगल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही घना जंगल चीड़ का यहाँ पर स्थित है और अक्सर इन जंगलों में बाघ भी दिखाई देते हैं जो कि
जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आते रहते हैं। इसीलिए सभी श्रद्धालु यहाँ पर ग्रुप बनाकर चल रहे हैं। रास्ता भी बहुत ख़राब है और जंगली जानवरों का भी डर है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ये रास्ता हमारा कट जाए तो हम चैन की सांस ले सकें। आप यहाँ पर चीड़ के बड़े बड़े पेड़ों को देख पा रहे हैं। बहुत ही घने चीड़ के जंगल यहाँ पर हैं। शायद ये जंगल आबादी से दूर होने के कारण अभी तक कटे नहीं हैं और अभी सेफ हैं। दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बिंडिया गांव और ढूंगातोली का बहुत बढ़िया नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही कटीले पत्थरों का रास्ता है और बहुत सावधानी पूर्वक चलना पड़ रहा है। हाथ में कैमरा है जिससे और ज़्यादा खतरा बना हुआ है, क्योंकि अगर मैं गिर गया या गिरने की स्थिति आई तो संभलने के लिए भी मेरे पास मौका नहीं मिलेगा। इस रास्ते को देखकर मैं इस बात से हैरान हूँ कि हमें बिना किसी सामान के भी इस रास्ते में चलने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हरिदत्त जोशी जी किस प्रकार से इन रास्तों में अपने रोज़मर्रा के सामानों को लेकर आते होंगे। मैं आपको उंगली लगाकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सामने जो पहाड़ की चोटी दिख रही है वहाँ पर भगवान सिद्धनाथ का एक भव्य मंदिर स्थापित है, जहाँ पर वर्ष भर कई श्रद्धालु भगवान सिद्धनाथ के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान सिद्धनाथ के मंदिर में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। रास्ते में हमें कई और श्रद्धालु मिले जो भागवत पुराण के लिए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये सभी महिलाएं भी भागवत पुराण में जा रही हैं। सभी श्रद्धालु पैदल चल चलकर थक चुके हैं और अभी आराम कर रहे हैं। कुछ इनमें से नीचे के दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए पापा सबसे पहले चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सभी नौजवानों को पछाड़ते हुए पापा 65 वर्ष की उम्र में भी इस स्पीड से पहाड़ी को चढ़ रहे हैं। दोस्तों, 4 घंटे चलने के पश्चात हम आखिर ऐसी जगह पर आ गए हैं जो आज भी बहुत ही रहस्यमयी जगह मानी जाती है। हमारे पूर्वज इस स्थान को राक्षस की बारात कहते हैं। यहाँ के बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि ये जो पत्थर आपको कई इंसानों की आकृति के दिखाई दे रहे हैं ये राक्षस हैं। जी हाँ दोस्तों, इन पत्थरों को राक्षस कहा जाता है और ऐसी दंत कथा प्रचलित है कि इस रास्ते से राक्षसों की बारात जा रही थी, लेकिन अचानक से सुबह हो जाने के कारण ये राक्षस देवीय शक्ति के कारण पत्थर में बदल गए और तब से ये सारे पत्थर अलग अलग आकृति के दिखाई देते हैं और इस पूरी चट्टान में यही पत्थर भरे पड़े हैं जो काफ़ी दूरी तक दिखाई देते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इसके नीचे और इसके ऊपर ये पत्थर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। बीच चट्टान में ये पत्थर ऐसे दिखाई देते हैं कि मानो इनको यहाँ पर कहीं से लाकर रखा गया हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये पत्थर ज़मीन के अंदर धंसे हुए नहीं हैं, बल्कि सभी पत्थर ज़मीन के ऊपर स्थित हैं। इसीलिए हजारों वर्षों के बाद आज भी इस चट्टान को भूतिया चट्टान या राक्षस की बारात वाली चट्टान के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं इस चट्टान में ऐसी कई आकृतियों के पत्थर यहाँ पर भरे पड़े हैं और लगभग पूरे चट्टान में ही इस प्रकार के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इसी भूतिया चट्टान की डर के कारण यहाँ पर लोग अकेले नहीं आते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं ग्रुप बनाकर आया करते हैं। राक्षस की बारात की इस चट्टान को पार करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भूतिया चट्टान को पार करने के पश्चात अब हमारा रास्ता लगभग तिरछा तिरछा है। अब बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, क्योंकि लगातार चढ़ाई चढ़ने से बहुत थकान भी हो गई है। अब तिरछा रास्ता दिखाई देने से हमें भी राहत मिल रही है। दोस्तों, हमें यहाँ पर एक खंडहर दिखाई दे रहा है। शायद ये भी पहाड़ के पलायन के कारण खंडहर बन चुका है और हो सकता है कि कुछ समय पूर्व यहाँ पर भी लोग रहते होंगे।
दोस्तों, हमसे आगे जाने वाले लोग रुक चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद पहुंचने ही वाले हैं। बहुत दूर एक घर दिखाई दे रहा है, शायद हम मंजिल के बहुत करीब हैं। 6 घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के पश्चात आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। देखिए, थोड़ी दूर पर एक मकान दिखाई दे रहा है और भागवत महापुराण की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। ये देखिए दोस्तों, आखिर हम यहाँ पर अपने मंजिल पर पहुँच चुके हैं और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है और यहीं है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक अकेला घर यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर हरिदत्त जोशी जी ने भागवत महापुराण का आयोजन किया हुआ है। मैं इनकी आस्था और इनके साहस को देखकर आश्चर्यचकित हूँ। जहाँ पर हमारे लिए खाली हाथ पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर इन्होंने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से आपको प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो इस पहाड़ी से, जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ से छोटी दिखाई दे रही हैं। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पर हम खड़े हैं वो पहाड़ी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी है। सभी श्रद्धालु पैदल चलकर थक चुके हैं और हरिदत्त जोशी जी सभी श्रद्धालुओं को चाय पिला रहे हैं। आज हम पोखरी के धुरे में आए हैं। मैं चाय पी रही हूँ। हम थोड़े 1 घंटे पहले पहुँचे। ये मेरी बड़ी भाभी, वो मेरा चचा, वो मेरी मौसी बैठी है, वो मामा बैठे हैं। हम अभी पोखरी के जब सज्जनों को ये मालूम हुआ कि भगवान मुझे मारने वाले हैं, मैंने उनकी माई चुराई है हम और अभी यहाँ पर हत्या की है। व्यवस्था करने के लिए ऊपर पानी भरने जा रहे हैं। आधे जनता वहाँ बैठी है। जनता यहाँ बहुत भगवान से बैर बांध करके कौन कुशल रह सकता है। ये सामने पहिया बोड़ी वंश भी उसी देश के कारण मारा गया है, तो याद करके ये पहिया बोड़ी। चाय पीने के पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और कुछ समय बैठकर भागवत कथा सुनी। भागवत कथा में व्यास जी के द्वारा कई पौराणिक और धार्मिक कथाओं को सुनाया गया। यहाँ पर आकर बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही थी। उनके खड़े हुए और उनके चरणों में गिर पड़े, उन्हें गले लगा लिया। भागवत पुराण के प्रवचन सुनने के पश्चात सभी श्रद्धालु बाहर बैठने के लिए चले गए क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी। लेकिन मेरा मन अभी भी विचलित हो रहा था। मैं उस व्यक्ति से आश्चर्यचकित था कि जिन्होंने इस भागवत महापुराण का आयोजन किया हुआ था, क्योंकि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में इस प्रकार के बड़े महापुराण को कर पाना असंभव कार्य था। तो मुझे लगा कि उनको इस महायज्ञ करने की बधाई दी जाए और उनसे कुछ बातें जानी जाए। मैं हरिदत्त जोशी जी की तलाश में निकल पड़ा। वह दुर्योधन के बसवर्ती मेरा नाम हरिदत्त जोशी है। उनकी मैं बहन 6 महीने से मित्र सोच रहा रिश्ता। था भागवत बनाऊंगा करके। आज मेरी स्वयंवर में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु मनोकामना पूरी हो गई। अपनी बहन को लेकिन दिक्कत हुई पानी के लिए। 17,000 का पैप खरीद के लाया मैं। और कहते हैं राजा परीक्षित 200 मीटर कृष्ण की और क्षेत्र बनते वो राजा जी ब्लॉक से दिया। पानी की समस्या होते हुए पानी की समस्या है। महायज्ञ यहाँ किया है। बलपूर्वक और ये धन्यवाद के पात्र हैं। न लाइट है मेरे पास। लाइट के लिए जीवन ठाकुर साहब ने ये 16-13 का है। इसी से बाहर का काम तो होता है लेकिन अंदर का काम नहीं होता है। छिवला जला के मैं अंदर का काम करता हूँ। अब ये जनरेटर ला रखा है लाइट के लिए। अभी इसमें पता नहीं कितना खर्चा आता है। 80 लीटर तेल तो खर्चा हो चुका है। अब कल और आज कितना खर्चा होता है कोई पता नहीं। और पैदल चलना 6 किलोमीटर है। चढ़ाई है। किसी दिशा में जाओ, 4 ग्राम सभा के बीच में रहता हूँ।
फुलवाकोट, झारसम, कालिका, खुमटी, इन 4 गाँवों के टॉप में मैं रहता हूँ। बिना पानी बिना लाइट के हूँ। पानी 4 किलोमीटर टाउन से लाना पड़ता है मुझे। अब देखो मैं छत का पानी पीता हूँ, ये मेरे पास इतने जार हैं, 5 लीटर के जार हैं, ये जिनमें पानी भर के लाता हूँ। भूजी इन जरकिनों में पानी भरते हैं, पीने का पानी। यहाँ पानी की समस्या है अभी दूर दराज। जो है कल पहुँचा है पानी, और कल तक ये जो भी मेरे एरिया में आए थे उन्होंने 5-5 लीटर पानी ला के जो है काम चलाया 5 दिन तक। ये उस तरफ भी है जार, देख लीजिए। भूजी आप इन जरकिनों में क्या पानी भरते हो? हाँ जी, वहाँ पानी भर के रख देता हूँ। ऊपर आने वाले कोई भी ये जैसे मंदिर यात्री, ऊपर सिद्धनाथ मंदिर है, यहाँ यात्री लोग जाते हैं, वो अभी भी जा रहे हैं, ये लोग ला देते हैं, मेरी मदद करते हैं। ये जो है निमंत्रण में आए हैं और वहाँ से नीचे से पानी ला रहे हैं 1-1 जार, और इसी से जो है मैं खाना पीना बना रहा हूँ, और इनको भी अहो भाग्य है। पानी के तो जी नहीं सकते हैं कोई लोग भी, और जो भी यहाँ आते हैं बिना पानी के नहीं आ पाते हैं। यहाँ ज्यादा प्यास लगती है। जो दर्शन करने आ रहा है, 1-1 गैलन पानी लेके आ रहे हैं। पानी लेके आ रहे हैं। ऐसी स्थिति हो रही है यहाँ पर। पानी भरने शुगर जा रहे हैं पानी भरने के लिए। पानी भरने ऐसी स्थिति में मैंने इतना महान यज्ञ लगा रखा है। पानी भर के आते हुए भूजी पानी भरने के लिए ये सब देख रहे ये हैं आप। सामने जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं, यहाँ से पानी भरा जाता है। आप देख सकते हो कितना दूर है। ये भी पाइप में आया है, तो इसलिए, नहीं तो मैंने नीचे से लाना पड़ता है। दोस्तों, मैं हरिदत्त जोशी जी से मिला, उनकी समस्याओं से अवगत हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके पास यहाँ पर न तो बिजली की सुविधा है और न ही पानी की सुविधा है। उनका कहना है कि भागवत पुराण में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वही लोग 3 किलोमीटर दूर से जार ले जाकर पानी ला रहे हैं, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर बिजली की भी समस्या है। अभी आपने वीडियो में देखा कि कई श्रद्धालु महिलाएं जार पकड़कर पानी भरने के लिए जा रही थी, और पानी भी यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जोशी जी ने यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया है। ये बहुत ही बड़े साहस और हिम्मत की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हरिदत्त जोशी जी की ये बुनियादी आवश्यकताएं जल्द ही पूरी हों और उनके घर में बिजली और पानी जल्द ही पहुँचे। कुछ घंटे भागवत पुराण में समय बिताने के पश्चात हम सभी श्रद्धालु अपने अपने घर को वापस आ गए, लेकिन नीचे उतरते समय इस बात का एहसास हुआ कि चढ़ाई चढ़ने से भी ज़्यादा दिक्कत नीचे उतरने में होती है, क्योंकि बार बार पैर को मोड़ने से बहुत दर्द होने लगता है। पैदल मार्ग समाप्त होने के बाद सभी लोग गाड़ियों से अपने घर को वापस आ गए। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आज 6 किलोमीटर दूर स्थित जोशी जी के मकान पर हो रहे भागवत पुराण को आपको दिखाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। आगे भी मैं आपको इस प्रकार की दुर्लभ चीज़ों को दिखाने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।